नाज़रीन, आज की कहानी हमें एहसन खान साहब ने भेजी है। एहसन साहब का केमिकल्स का कारोबार है, जिसके 22 सफ़र उनकी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। अक्सर उन्हें अपने काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है। ये किस्सा भी एक ऐसे ही कारोबारी सफ़र का है, जब उन्हें एक रात अचानक इस्लामाबाद से गुजरांवाला के लिए रवाना होना पड़ा। आइए सुनते हैं कि उस सफ़र के दौरान उनके साथ क्या माजरा पेश आया, इन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम एहसन खान है और आज जो मैं आपको वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का वो स्याह बाब है जिसे मैं कभी भूल नहीं पाया। ये वाक़या मेरे साथ तकरीबन 15 से 20 साल पहले पेश आया था, लेकिन उसकी याद आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। आप दोस्तों को ये बताता चलूँ कि मेरा केमिकल्स का कारोबार है। इस काम की नोयत ही ऐसी है कि मुझे अक्सर दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, कभी किसी फैक्ट्री में नए ऑर्डर के सिलसिले में, तो कभी पुरानी वसूलियों के लिए। बस ये समझ लें कि महीने के 20-25 दिन मैं सफ़र पर ही रहता हूँ और सड़कें ही मेरा दूसरा घर है। इस काम ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन उस एक रात ने मुझसे मेरा सुकून छीन लिया। ये उन दिनों की बात है जब सर्दियाँ शुरू हो रही थीं। रातें लंबी और दिन छोटे होने लगे थे। एक रात तकरीबन 11 बजे मुझे गुजरांवाला से एक क्लाइंट की कॉल आई। वो मेरा पुराना और बहुत बड़ा क्लाइंट था। उसकी फैक्ट्री में कोई इमरजेंसी आन पड़ी थी और उसे एक ख़ास किस्म के केमिकल की फौरी ज़रूरत थी। उसका लहजा इतना परेशान था कि मैं उसे इनकार न कर सका। उसने कहा, एहसन भाई, अगर ये केमिकल सुबह तक न मिला तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। आप जैसे भी हो सके अभी निकलें। अब कारोबार में ऐसे मौके आते हैं जब आपको अपने आराम पर ग्राहक की ज़रूरत को तरजीह देनी पड़ती है। यही वजह बनी कि मुझे उसी वक्त इस्लामाबाद से निकलना पड़ा। हालांकि रात गहरी हो चुकी थी और मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था। मैंने जल्दी से एक छोटा सा बैग तैयार किया, कुछ ज़रूरी कागजात रखे और घर से निकल गया। मैं अभी इसी शश ओ पंच का शिकार था कि मोटरवे के जरिए जाऊं या फिर जीटी रोड से। इससे पहले मैं जब भी गुजरांवाला गया था, हमेशा जीटी रोड का ही रास्ता इख्तियार किया था, क्योंकि वो रास्ता शहरों के बीच से गुजरता है, रौनक लगी रहती है और इंसान खुद को अकेला महसूस नहीं करता। लेकिन जीटी रोड पर ट्रकों की भरमार और जगह जगह की ट्रैफिक की वजह से वक्त बहुत ज़्यादा लग जाता है। दूसरी तरफ मोटरवे का रास्ता खाली और तेज़ रफ्तार था, लेकिन मुझे उससे गुजरांवाला जाने का कोई तजुर्बा नहीं था। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मोटरवे से गुजरांवाला के लिए कहाँ से उतरना है और आगे का रास्ता कैसा है। मैं गाड़ी चलाता हुआ इस्लामाबाद टोल प्लाजा की तरफ बढ़ रहा था कि मुझे मोटरवे पुलिस की एक गाड़ी नज़र आई। मैंने सोचा कि उनसे बेहतर कौन बता सकता है। मैंने गाड़ी उनके करीब रोकी और उनसे रास्ते के बारे में पूछा। उन्होंने बड़े इत्मीनान से बताया कि जी बिल्कुल, मोटरवे से रास्ता जाता है। आपको आगे जाकर गुजरांवाला इंटरचेंज से उतरना होगा। वहाँ से एक लिंक रोड आपको सीधा गुजरांवाला ले जाएगी। उनकी बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई और मैंने वक्त बचाने की खातिर मोटरवे पर चढ़ने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन उस वक्त मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई। मैं उनसे ये पूछना भूल गया कि आया वो लिंक रोड है कैसा, क्या वो महफूज है, रात के वक्त उस पर सफ़र करना कैसा रहेगा। इस छोटी सी भूल का खमियाजा मुझे आगे जाकर भुगतना पड़ा, जिसका मुझे उस वक्त ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। मोटरवे से जो टर्न गुजरांवाला के लिए आता था, वो डायरेक्ट शहर में नहीं जाता था, बल्कि बीच में 20-25 किलोमीटर का एक ऐसा वीरान और टूटा फूटा पेच था जो मोटरवे को और गुजरांवाला शहर को मिलाता था। उस सड़क की हालत क्या थी, वो जगह कितनी सुनसान थी और वहाँ मेरे साथ क्या कुछ हुआ, ये आपको आगे जाकर पता चलेगा। खैर, मैंने अपनी गाड़ी मोटरवे पर चढ़ा ली। सफ़र का आगाज़ हो गया। रात के 12 बज रहे थे और मोटरवे तकरीबन सुनसान पड़ा था। इक्का दुक्का गाड़ियाँ तेज़ रफ्तारी से गुजर जाती और फिर दूर दूर तक खामोशी छा जाती। इस्लामाबाद से निकलने के कुछ देर बाद ही भीरा का आराम और खाने पीने का रेस्ट एरिया आया। मैंने गाड़ी वहाँ रोकने का फ़ैसला किया। ये एक स्टॉप होता है जहाँ आप गाड़ी में फ्यूल भी भरवा सकते हैं और अगर भूख प्यास लगी हो तो कुछ खा पी भी सकते हैं। मैंने सोचा कि टंकी फुल करवा लेता हूँ और एक कप तेज सी चाय पी लेता हूँ ताकि सफ़र आसानी से कट जाए। रात के वक्त ख़ास तौर पर मोटरवे पर ड्राइविंग करते हुए सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं गनूदगी तारी न हो जाए और आँख लग जाए। क्रूज़ कंट्रोल पर लगी गाड़ी तो सीधी चलती रहती है और एक लम्हे की गफलत किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। मैंने गाड़ी पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ी, टंकी फुल करवाई और फिर गाड़ी रेस्टोरेंट की पार्किंग की तरफ ले गया। जैसे ही मैं पार्किंग में पहुंचा
और गाड़ी से बाहर निकला। फौरन एक 10-12 साल का बच्चा भागता हुआ मेरे पास आया। उसके कपड़े मैले थे और चेहरे पर थकावट और मासूमियत एक साथ नजर आ रही थी। वो कहने लगा, साहब गाड़ी साफ कर दूं? जो लोग मोटरवे से अक्सर सफ़र करते हैं उन्होंने ये मंजर ज़रूर देखा होगा कि रेस्ट एरियाज़ की पार्किंग में कुछ बच्चे खड़े होते हैं जो पैसे कमाने के लिए गाड़ियां साफ करते हैं। लेकिन उस वक्त के मोटरवे के हालात आज से बहुत अलग थे। बहुत कम गाड़ियां सफ़र करती थीं और रात के 12 बजे तो वैसे ही हर तरफ सन्नाटा छा जाता था। मैं हैरान था कि ये बच्चा इतनी रात गए यहाँ अकेला क्या कर रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि बेचारा शायद किसी मजबूरी की वजह से यहाँ खड़ा हो और उसे पैसों की ज़रूरत हो। मैंने गाड़ी लॉक की और उसे ये कहकर वहाँ से चला गया कि ठीक है, तुम गाड़ी साफ करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं रेस्टोरेंट के अंदर गया, चाय का ऑर्डर किया और फिर वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए उसकी पिछली तरफ चला गया। मैं जब वॉशरूम की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि उसकी इमारत के बिल्कुल पीछे दूर दूर तक खेत फैले हुए थे। हर तरफ घुप अंधेरा और मुकम्मल सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा कि अगर कोई सामने भी खड़ा हो तो शायद नजर ना आए। हवा भी बिल्कुल साखित थी, जिसकी वजह से माहौल और भी पुरअसरार लग रहा था। मैं वॉशरूम इस्तेमाल करके जब बाहर आया तो मेरी नज़र दोबारा उन खेतों पर पड़ी। इस दफ़ा मुझे खेतों में से कुछ ऐसी आवाज़ महसूस हुई जैसे कोई सूखे पत्तों को रौंदता हुआ गुजर रहा हो। हल्की हल्की सरसराहट की आवाज़ थी, जैसे किसी के कदमों से पत्ते टकरा रहे हों। हालांकि वॉशरूम और खेतों के दरमियान एक ऊंची हिफाजती जाली, सेफ्टी फेंस भी लगी हुई थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे एक अनजाना सा डर महसूस हुआ। खेतों में जानवरों का होना कोई गैर मामूली बात नहीं है। लूमड़ियाओं, कुत्ते या दूसरे जंगली जानवर अक्सर ऐसी जगहों पर घूमते रहते हैं, लेकिन मेरी छठी हिस्स मुझे बार बार कह रही थी कि कुछ गड़बड़ है। एक अनजाना सा खौफ मेरे दिल में पैदा हो रहा था, जिसकी वजह मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि भला सिर्फ एक जानवर की आवाज़ से मेरे दिल में ये वहशत क्यों पैदा हो रही है। मेरा चेहरा अभी भी खेतों की तरफ ही था कि तभी मैंने वहाँ किसी का सर देखा। सर का हिवला तो अंधेरे में वाजह नहीं था, लेकिन उस चेहरे पर मौजूद 2 लाल अंगारा आंखें मैंने साफ तौर पर देखीं। वो आंखें किसी मशाल की तरह अंधेरे में दहक रही थीं। जहाँ तक मेरा इल्म था, जानवरों की आंखें रोशनी पड़ने पर चमकती हैं, लेकिन उनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, और ख़ास तौर पर लाल रंग की तो बिल्कुल नहीं। वो आंखें ऐसी थीं जैसे खून के 2 कतरे हवा में मुअल्लक हों। मैं अब भी इस चीज़ पर कायल हूँ कि किसी भी ज़मीनी जानवर की आंखें इस तरह लाल रंग की नहीं होती। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने फ़ौरन दिल में ताउज़ पढ़ना शुरू कर दिया और तेज़ी से कदम उठाता हुआ वहाँ से वापस रेस्टोरेंट की तरफ आ गया। मैंने काउंटर से अपनी चाय ली और जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। मेरी गाड़ी रेंज रोवर थी, जिसके शीशे 100% काले थे। बाहर से अंदर कुछ नज़र नहीं आता था। गाड़ी की तरफ जाते जाते मैंने एक बड़ी अजीब चीज़ देखी। वो लड़का जो मेरी गाड़ी साफ़ कर रहा था, वो ड्राइवर साइड का शीशा मुसलसल खटखटाए जा रहा था। मैं दूर से ये मंजर देख रहा था और हैरान हो रहा था कि जब मैं उसके सामने गाड़ी से निकल कर गया हूँ तो फिर ये बंद गाड़ी का शीशा क्यों बजा रहा है। क्या उसे कोई वहम हो गया है? मैं जैसे ही गाड़ी के करीब पहुंचा और उस लड़के की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो एकदम से बुरी तरह घबरा गया। ऐसा लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो या उसे बिजली का झटका लगा हो। वो हैरत से आंखें फाड़े कभी मेरी तरफ देखता और कभी गाड़ी की तरफ। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा? मैं तुम्हारे सामने यहाँ से गया हूँ, फिर तुम शीशा क्यों खटखटा रहे थे? मेरी बात सुनकर उसकी घबराहट और बढ़ गई। मैंने जैसे ही रिमोट से गाड़ी अनलॉक की तो मेरा दरवाज़ा खोलने से पहले ही उसने झपट कर दरवाज़ा खोल दिया और अंदर ऐसे झांकने लगा जैसे किसी को तलाश कर रहा हो। मुझे उसकी हरकतें बहुत मशकूक लग रही थीं। मुझे लगा शायद ये कोई चोर उचक्का है और कोई ड्रामा कर रहा है। मैंने उसे बाजू से पकड़ा और पीछे करके सख्ती से पूछा, ये क्या कर रहे हो? साफ साफ बताओ, क्या मसला है? जवाब में उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और मुझे खींचता हुआ पार्किंग की रोशनियों से थोड़ा दूर एक कोने में ले गया। फिर जो उसने मुझे बात बताई वो सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो हकलाते हुए बताने लगा, साहब जी, मैं गाड़ी साफ़ कर रहा था तो मैंने देखा कि आप सामने से आ रहे हैं। आपने वही कपड़े पहने हुए थे जो अभी पहने हैं। आप सीधा गाड़ी की तरफ आए, मुझसे कोई बात किए बगैर और कोई पैसा दिए बगैर ही दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गए। मैंने उसे डांटते हुए कहा, ये क्या फजूल बात कर रहे हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये कैसे मुमकिन हो सकता है?
मैं तो अभी तुम्हारे सामने रेस्टोरेंट से आ रहा हूँ। वह लगभग रोने वाला हो गया और कहने लगा, साहब, मैं रोज़ी कमाने वाला गरीब आदमी हूँ। मुझे मेरे माँ बाप की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? क्या आप मुझे ज़्यादा पैसे दे देंगे? बल्कि हो सकता है आप नाराज़ होकर मुझे कुछ भी न दें। लेकिन साहब, मैंने आपको अपनी आंखों से देखा था। आप मेरे सामने गाड़ी के अंदर बैठे थे। मैं तो शीशा इसलिए खटखटा रहा था कि आप मेरे पैसे तो दे दें। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसी बातें क्यों कर रहा है। उसके पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है। मैंने सोचा कि अब उससे मज़ीद बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने जेब से कुछ पैसे निकालकर उसके हाथ में थमाए और गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। लेकिन गाड़ी में बैठते ही मुझे एक बहुत अजीब सी, नाकाबिले बयान ठंडक का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि जैसे गाड़ी का दर्जाए हरारत अचानक गिर गया हो। और उससे भी बढ़कर यह कि मुझे शिद्दत से यह एहसास होने लगा कि गाड़ी में मेरे साथ कोई और भी मौजूद है। कोई है जो पिछली सीट पर बैठा है और मुझे मुसलसल घूर रहा है। यह एक ऐसा एहसास था जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं अनजाने में बार बार अपने रियर व्यू मिरर में पीछे की तरफ देख रहा था और कभी कभी बेचैनी से गर्दन मोड़कर भी पीछे देखता, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेरा दिमाग पूरी तरह कंफ्यूज था कि आखिर उस बच्चे ने ऐसी बात क्यों की थी। क्या वह झूठ बोल रहा था या सच? अगर वह झूठ था तो फिर तो ठीक था, शायद उसने लालच में ऐसा किया हो या कोई और वजह हो। लेकिन अगर उसकी बात में 1% भी सच्चाई थी और उसने वाकई किसी को देखा था मेरी ही शक्ल में गाड़ी में बैठते हुए, तो उसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते थे, क्योंकि वह जो कोई भी गाड़ी में बैठा था वह अभी तक गाड़ी के अंदर ही था। मैं दिमाग में ऐसी ही कड़ियों से कड़ियाँ मिला रहा था और सोचों में गुम था। तभी मुझे अपनी पिछली सीट पर से एक ऐसी आवाज़ आई कि जैसे किसी ने चिप्स का पैकेट उठाया हो। मेरी पिछली सीट पर अक्सर खाने पीने की चीज़ें, बिस्कुट और स्नैक्स वगैरह पड़े रहते थे, ताकि सफ़र में अगर कभी भूख लगे तो काम आ जाए। लेकिन वह आवाज़ कैसे आ सकती थी? वह आवाज़ बिल्कुल ऐसी थी जैसे किसी ने प्लास्टिक के रैपर को ज़ोर से मरोड़ा हो। उससे जो तेज़ चरचराहट की आवाज़ पैदा होती है, बिल्कुल वैसी ही थी। मेरा दिल एक लम्हे के लिए जैसे धड़कना भूल गया। पिछली सीट से आने वाली उस चरचराहट की आवाज़ ने मेरे पूरे वजूद में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ा दी थी। वह आवाज़ ज़ाहिर बहुत मामूली थी, लेकिन उस वक्त और उस माहौल में वह किसी धमाके से कम नहीं थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। उस कार साफ करने वाले लड़के की बातें, खेतों में दहकती व लाल आंखें और अब यह आवाज़, सब मिलकर एक ऐसी होलनाक तस्वीर बना रहे थे जिसे मेरा जहन कबूल करने से इनकारी था। मुझे एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गाड़ी के अंदर कोई चूहा वगैरह घुस गया हो और वहीं पिछली सीट पर उछल कूद कर रहा हो। ये ख्याल कदरे तसल्ली बख्श था, लेकिन मेरा दिल उसे मानने को तैयार नहीं था। चूहे की हरकत से इतनी वाज़ेह और तेज़ आवाज़ नहीं आ सकती थी। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी ने जानबूझकर मेरी तवज्जो हासिल करने के लिए वो पैकेट उठाया हो। मैंने हिम्मत करके गाड़ी की छत पर लगी लाइट, रूफ लाइट ऑन की और गाड़ी को एकदम से सड़क के किनारे पार्क कर दिया। ब्रेक इतनी ज़ोर से लगी कि टायरों की चरचराहट की आवाज़ रात की खामोशी में दूर तक गूंज गई। अब मैंने गर्दन घुमाकर पीछे अच्छी तरह देखना शुरू किया। पिछली सीट पर कुछ स्नैक्स के पैकेट और पानी की बोतलें पड़ी थीं। मैंने हर कोने, हर दर्ज में नज़र दौड़ाई, सीटों के नीचे झांक कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। न कोई चूहा, न कोई और जानवर। सब कुछ वैसे का वैसा ही था जैसे मैंने रखा था। अब न कोई आवाज़ आ रही थी और न ही कोई हरकत महसूस हो रही थी। उस खामोशी ने मेरे खौफ को और बढ़ा दिया। मैंने सोचा कि अगर कोई जानवर होता तो लाइट जलने पर वह छुपने की कोशिश करता, कोई ना कोई हरकत ज़रूर करता, लेकिन वहाँ तो मुकम्मल सुकूत तारी था। मैंने छत की लाइट को ऑन ही छोड़ दिया और दिल को तसल्ली दी कि अगर कोई जानवर हुआ भी तो रोशनी में वह तंग नहीं करेगा, क्योंकि अक्सर ये छोटे जानवर अंधेरे में ही हरकत करते हैं, जबकि रोशनी में एक जगह साकित होकर बैठ जाते हैं। मैंने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और सड़क पर ले आया। अभी मैंने गाड़ी चलाकर थोड़ा सा फासला ही तय किया था कि अचानक मेरी छत की लाइट एक झटके से बंद हो गई। मैंने उसके बटन को कई बार आगे पीछे किया, उसे दबाया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह लाइट या तो ख़राब हो गई थी या फिर किसी ने उसे जानबूझकर ख़राब कर दिया था। अब छत की लाइट के अलावा जितनी भी लाइट्स गाड़ी के अंदर मौजूद थीं, डैशबोर्ड की, दरवाज़ों की, मैंने उन सबको आजमा कर देखा, लेकिन कोई एक भी नहीं जल रही थी।
अंदर लाइट जलने की वजह से मुझे जो थोड़ा बहुत इत्मीनान महसूस हुआ था वह उसके बंद होते ही ख़त्म हो गया। गाड़ी में एक बार फिर घुप अंधेरा छा गया और मुझे फिर से वही शदीद एहसास होने लगा कि पीछे कोई बैठा है। मेरे डर के मारे दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो करीबन 1:30 या 2 बज रहे थे। उसी वक्त मुझे सड़क पर एक बड़ा सा बोर्ड नज़र आया जिस पर लिखा था कि गुजरांवाला बाईं तरफ। फिर जैसे ही बाईं तरफ मुड़ने के लिए सड़क आई, मैंने गाड़ी को फ़ौरन टर्न कर लिया। थोड़ी ही देर बाद एक छोटा सा टोल प्लाज़ा आ गया। इस टोल प्लाज़ा को देखकर मुझे इतनी खुशी और इतना इत्मीनान महसूस हुआ कि बयान से बाहर है। ऐसा लग रहा था जैसे सहरा में भटकते हुए मुसाफिर को नखलिस्तान मिल गया हो। मैंने गाड़ी जल्दी से तेज़ की और टोल प्लाज़ा के बूथ के पास पहुंच गया। वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था। मैंने शीशा नीचे करके उससे पूछा, भाई साहब, गुजरांवाला जाने का रास्ता इधर से ही आएगा? हालांकि मैं जानता था कि यह वही रास्ता है, लेकिन मैं उस वक्त इतना डरा हुआ था कि मैं बिना वजह उससे बात करना चाह रहा था ताकि अपनी वहशत को कम कर सकूं। उस बंदे के मुंह में पान था जिसकी वजह से उसका मुंह भरा हुआ था। उसने कुछ बोलने की बजाय सिर्फ अपना चेहरा हाँ में हिलाकर मुझे जवाब दे दिया। अगर उसके मुंह में पान ना होता तो मैं शायद उससे मजीद सवालात कर लेता कि आया ये रोड साफ है, रात को यहाँ कोई सिक्योरिटी का मसला तो नहीं होता, क्योंकि अब मैं मोटरवे की महफूज हदूद से बाहर निकलकर एक नामालूम सड़क पर जा रहा था। यहाँ न कोई मोटरवे पुलिस की पेट्रोलिंग होती थी और न ही कोई और हिफाजती इंतज़ाम था, लेकिन शायद मेरी किस्मत में आजमाइश लिखी थी, इसलिए रास्ते खुद ब खुद बनते जा रहे थे। मैंने टोल की पर्ची ली और गाड़ी उस सड़क पर डाल दी जो मोटरवे और गुजरांवाला शहर को आपस में जोड़ती थी। शुरू में तो मुझे सड़क ठीक लगी, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था वहाँ बला का सन्नाटा और वीरानी छाती जा रही थी। सड़क इतनी ख़राब थी कि जगह जगह 2-2 फुट के गहरे गड्ढे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह सड़क कई सालों से मरम्मत की मुंतज़िर हो। जब सड़क इतनी ख़राब हो तो आपकी रफ्तार खुद ब खुद कम हो जाती है। यही वजह थी कि मैं बमुश्किल 30 से 40 की रफ्तार पर ही गाड़ी चला पा रहा था। कभी कभी तो इतना बड़ा गड्ढा आ जाता था कि गाड़ी को लगभग रोकना पड़ता था, जबकि वह खौफनाक एहसास अभी तक मेरे साथ था कि पीछे कोई है और मुझे लगातार देखे जा रहा है। मैं बार बार शीशे में देखता, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नज़र न आता। उसी वक्त मेरी गाड़ी एक बहुत बड़े गड्ढे में गिरी। गाड़ी को शदीद झटका लगा और वह बुरी तरह ऊपर नीचे हुई। उसी झटके के दौरान जब मेरी नज़र बेख्तियार रियर व्यू मिरर पर पड़ी तो मेरे ओसान खता हो गए। वही 2 दहकती हुई लाल आंखें जो मैंने वॉशरूम के पीछे खेत में देखी थीं, वह सिर्फ चंद सेकंड के लिए मुझे पिछली सीट पर साफ नजर आईं। वह आंखें मेरी तरफ ही देख रही थीं। मेरा खून खुश्क हो गया। मैंने एक चीख मारी और फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। पिछली सीट बिल्कुल खाली थी। मेरी तो हालत गैर हो गई। अब ये मेरा वहम नहीं हो सकता था। मैंने उन लाल आंखों को अपनी आंखों से शीशे में देखा था और मैं यह बात भी पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि वह आंखें वही थीं जो मैंने उस खेत में देखी थीं। इसका मतलब साफ था कि यह वही मखलूक थी जो उस वॉशरूम से मेरे पीछे लगी हुई थी। और अब तो ये डर भी सच साबित हो रहा था कि शायद यह वही थी जो मेरी शक्ल में गाड़ी में आकर बैठी थी। मैंने गाड़ी से बाहर आसपास का जायजा लिया तो वहाँ तो इतना सन्नाटा था कि आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दूर दूर तक न कोई रोशनी, न कोई घर, न कोई इंसान, यहाँ तक कि कोई साइकिल सवार या पैदल चलने वाला भी उस वक्त नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ झींगुरों की आवाज़ थी जो इस खामोशी को और भयंकर बना रही थी। मेरी गाड़ी इस टूटी फूटी सड़क पर हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही थी। बस उसके बाद जो हुआ, लग रहा था कि मेरे हार्ट अटैक का पूरा इंतज़ाम किया जा रहा था। पहले मेरे मीटर की लाइट्स झिलमिलाईं और फिर एक एक करके बंद हो गईं। स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज सब अंधेरे में डूब गए और उसके चंद लम्हों बाद ही गाड़ी की हेडलाइट्स भी बंद हो गईं। मेरी पूरी गाड़ी मुकम्मल अंधेरे में डूब चुकी थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इंजन अभी भी ऑन था और गाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही थी। मेरी हालत ऐसी थी जैसे मुझे किसी अंधे कुएं में फेंक दिया गया हो। मेरे शीशे वैसे भी काले थे, सिर्फ सामने की विंड स्क्रीन थी जहाँ से थोड़ा बहुत बाहर का मंजर चांद की हल्की सी रोशनी में नजर आ रहा था, लेकिन हेडलाइट्स के बिना वह भी न होने के बराबर था। मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे मैं किसी चलते हुए ताबूत में बंद हूँ। लाइट्स बंद होने की वजह से मैंने खौफ और घबराहट में गाड़ी फौरन सड़क के किनारे रोकी
और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और पूरी ताकत से चीखें मारने लगा। कोई है, बचाओ, मदद करो। मेरी आवाज़ वीराने में गूंज कर दम तोड़ रही थी। डर और वहशत की वजह से मेरी नफ्सियाती हालत पूरी तरह ख़राब हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मेरे चीखने से शायद कोई आस पास का बंदा मेरी पुकार सुन लेगा और मेरी मदद के लिए आ जाएगा। तभी मुझे याद आया कि मेरी गाड़ी में एक इमरजेंसी टॉर्च लाइट भी पड़ी हुई है। मैं इतनी टेंशन में था कि ये बात मेरे जहन से निकल ही गई थी। जैसे ही ये ख्याल आया, मैंने फ़ौरन गाड़ी के डैशबोर्ड से वह लाइट निकाली, उसे ऑन किया और गाड़ी को दोबारा चलाने लगा। अब मंजर ये था कि मैंने ड्राइवर साइड का शीशा नीचे उतारा हुआ था और टॉर्च लाइट को हाथ से बाहर निकालकर सड़क पर रोशनी डाल रहा था और उसी की मदद से आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चला रहा था। उसी मध्यम सी रोशनी में मुझे कुछ फासले पर नजर आया कि जैसे कोई सड़क के किनारे खड़ा हुआ है। जैसे अक्सर देहातों में लोग लिफ्ट लेने के लिए या बस के इंतजार में खड़े हो जाते हैं। वह मुझसे लगभग 100 मीटर दूर था। मैं उस टॉर्च की रोशनी में भी उसका ह्यूला आराम से देख पा रहा था। मैंने सोचा कि चलो कोई तो मिला। मैंने उसके पास जाकर मदद मांगने के लिए गाड़ी की रफ्तार थोड़ी तेज़ की, लेकिन यहाँ एक और नाकाबिले यकीन और खौफनाक वाक़या पेश आया। मैं जितनी भी गाड़ी तेज़ कर रहा था, हमारा दरमियानी फासला उतना ही रह रहा था। यानी गाड़ी को 200 मीटर चलाने के बाद भी वह मुझे 100 मीटर के फासले पर ही नज़र आ रहा था। उसका और मेरा फासला कम ही नहीं हो रहा था। वह बिल्कुल साकित खड़ा था, लेकिन फिर भी मुझसे दूर होता जा रहा था। ये मंजर देखकर मेरे हवास जवाब दे गए। अब मुझे यकीन हो गया था कि मैं किसी खौफनाक मखलूक के नरगे में हूँ। इस गैर इंसानी मंजर ने मेरे अंदर बची खुची हिम्मत भी तोड़ दी थी। एक साकित खड़ा इंसान जो मेरे करीब आने की बजाय मुझसे एक मुस्तकिल फासला बनाए हुए था, ये फितरत के तमाम उसूलों के खिलाफ था। मेरा दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था कि जो मैं देख रहा हूँ वो हकीकत है। इस लम्हे मुझे एकदम से ख्याल आया कि मोटरवे पुलिस को कॉल की जाए और उनसे मदद मांगी जाए। शायद वही इस अजाब से निकलने में मेरी मदद कर सकें। मैंने कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला और उनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल मिलाई। दूसरी तरफ से एक ऑपरेटर ने फ़ोन उठाया। मैंने उसे अपनी लोकेशन बताने की कोशिश की और कहा कि मैं मोटरवे से गुजरांवाला जाने वाली लिंक रोड पर फंसा हुआ हूँ और मेरी गाड़ी की तमाम लाइट्स बंद हो गई हैं। ऑपरेटर ने तहम्मुल से मेरी बात सुनी और फिर कहा, सर, आप जो लोकेशन बता रहे हैं वो जगह चूंकि मोटरवे की हदूद से बाहर है, इसलिए हमारी गाड़ी को वहाँ पहुँचने में तकरीबन आधा पौना घंटा लगेगा। इसका जवाब सुनकर मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मैं उस वक्त इतना ज़्यादा जज्बाती और खौफजदा हो चुका था कि मैं उसी ऑपरेटर को अपनी पूरी कहानी सुनाने लगा। मैंने उसे बताया कि मेरी गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है, पिछली सीट पर कौन है और वो सड़क पर खड़ा शख्स कौन है। मैंने रोते हुए कहा, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे घर वालों को बता देना कि ये कुदरती मौत नहीं थी, बल्कि मेरी गाड़ी में जिन्नात थे। वो ऑपरेटर मेरी बातें सुनकर हैरान हो गया और उसका लहजा बदल गया। वो कहने लगा, सर, आप खैरियत से तो हैं? आपने कहीं कोई शराब तो नहीं पी हुई? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? फिर वो ऑपरेटर मुझे मशवरा देने लगा, सर, आप जहाँ हैं गाड़ी वहीं रोक लें। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आप परसुकून हो जाइए, मैं फ़ौरन किसी को आपकी मदद के लिए भिजवाता हूँ। मैं उस ऑपरेटर के सामने फ़ोन पर बुरी तरह रो रहा था और यही कह रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगा। उसकी नज़र में मैं शायद कोई पागल या नशे में धुत शख्स था, लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि मैं किस क़यामत से गुजर रहा था। फ़ोन बंद करने के बाद मैंने खुद को बिल्कुल बेबस और तन्हा महसूस किया। मौत मुझे अपने बहुत करीब नज़र आ रही थी। उस वक़्त मुझे ये डर नहीं था कि कोई मुझे मार देगा, बल्कि सिर्फ ये डर था कि जो वाक़यात मेरे साथ पेश आ रहे थे और मैं जितना डरा हुआ था, कहीं मुझे खौफ से हार्ट अटैक ही ना आ जाए। तभी मेरी नज़र गाड़ी के डैशबोर्ड में रखे एक केस पर पड़ी। उसमें कुरान पाक की तिलावत की एक CD रखी हुई थी। मैं अक्सर लंबे सफ़र में उसे सुनता था। मैंने उसे अपना आखिरी सहारा समझा। मैंने सोचा कि अगर मरना ही है तो अल्लाह का कलाम सुनते सुनते ही मरूं। मैंने लरजते हाथों से वो CD निकाली और उसे CD प्लेयर में डाल दिया। इत्तेफाक से उसमें सूरह बकरा की तिलावत लगी हुई थी। जैसे ही मैंने प्ले का बटन दबाया, कारी साहब की पुरवकार और दिल को छू लेने वाली आवाज़ गाड़ी के अंदर गूंजने लगी। आयात मेरे कानों में पड़ी तो जैसे मेरे बेचैन दिल को करार आ गया। सूरह बकरा की तिलावत शुरू होने की देर थी कि गाड़ी में मौज से रुनुमा होने लगे। पहले डैशबोर्ड की लाइट्स आहिस्ता आहिस्ता जलने बुझने लगीं, फिर वो मुकम्मल तौर पर ऑन हो गईं। उसके बाद छत की लाइट भी जल उठी
और फिर एक झटके के साथ गाड़ी की हेडलाइट्स भी पूरी आबोताब से रोशन हो गईं। मैंने उस वक्त गाड़ी सड़क के किनारे पार्क ही की हुई थी, लेकिन इंजन स्टार्ट था क्योंकि ऑपरेटर ने कहा था कि आप गाड़ी साइड पर पार्क कर दें। मैं तो किसी की मदद आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जैसे ही लाइट्स ऑन हुई मेरा खौफ एकदम से ख़त्म हो गया और उसकी जगह एक अजीब सी ईमानी क़ुव्वत ने ले ली। अल्लाह के कलाम की ताकत देखकर मेरा ईमान इतना बढ़ चुका था कि मैंने सूरह बकरा का वॉल्यूम फुल कर दिया था। कारी साहब की आवाज़ अब पूरी गाड़ी में गूंज रही थी। मैंने हिम्मत करके बाहर देखा तो वो सड़क पर खड़ा हियोला गायब हो चुका था। हर तरफ रोशनी फैल गई थी और सड़क साफ नज़र आ रही थी। चंद सेकंड बाद ही एक और वाक़या हुआ जिसने इस बात पर मुहर लगा दी कि मेरी गाड़ी में वाकई कोई गैर इंसानी मखलूक सवार थी। मेरे पीछे वाला दरवाज़ा जो अंदर से लॉक था, टक की आवाज़ के साथ खुद ब खुद अनलॉक हुआ। फिर दरवाज़ा खुला और फिर एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुद ब खुद बंद हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई शख्स तेज़ी से गाड़ी से उतर कर भागा हो, और उस दरवाजे के बंद होते ही वो जो घूरने वाली बोझल और खौफनाक फीलिंग थी वो एकदम से गायब हो गई। गाड़ी का माहौल बिल्कुल हल्का फुल्का और नॉर्मल हो गया था, जैसे तूफ़ान के बाद सुकून छा जाता है। मैंने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। मैंने बगैर सोचे समझे गाड़ी गियर में डाली और वहाँ से ऐसे भगाई जैसे मेरी ज़िंदगी की दौड़ लगी हो। मैंने एक्सेलरेटर पर से पाँव तब तक नहीं हटाया जब तक मुझे दूर गुजरां वाला शहर की रोशनियाँ नज़र नहीं आ गईं। उस दौरान मुझे मोबाइल पर मोटरवे पुलिस की कॉल्स भी आ रही थीं, लेकिन मैंने कोई कॉल रिसीव नहीं की। मैं बस जल्द अज जल्द उस मनहूस सड़क से निकलकर इंसानों की बस्ती में पहुंचना चाहता था। जब मैं शहर में दाखिल हुआ तो मैंने गाड़ी एक खुली और रोशन जगह पर रोकी। मेरा पूरा जिस्म पसीने से तरबतर था और बुरी तरह कांप रहा था। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया और ताज़ा हवा में चंद लंबे लंबे सांस ली। मैं जिंदा था और ये किसी मौजज़े से कम नहीं था। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक और तवील तरीन सफ़र था। उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मैंने रात को तो क्या, दिन में भी जब कहीं अकेले जाना होता है तो शदीद घबराहट होती है। मैं हमेशा अपने किसी न किसी दोस्त या मुलाजिम को ज़रूर साथ लेकर जाता हूँ। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो एक सवाल मेरे जहन में ज़रूर आता है, और ये ख्याल मेरे दिल में हमेशा रहेगा कि अगर उस रात मेरी गाड़ी में सूरह बकरा की वो सीडी ना होती और मैं उसे न चलाता तो क्या आज मैं ज़िंदा होता या नहीं। इसका जवाब तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है, लेकिन उस वाक़े ने मुझे ये सबक ज़रूर सिखा दिया कि अल्लाह के कलाम से बड़ी कोई ताकत और कोई पनाहगाह नहीं।